क्वेश्चन उठाओ और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो सबसे पहले। बताओ कितने पार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन के? एक, दो पार्ट। अब पहला पार्ट क्या पूछ रहा है अपन से? एनआरएससी का फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म लिख देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है, अब क्या लगता है हर कोई यही आंसर लिखेगा, कुछ अलग लिखेगा? यही लिखेगा। तो मार्किंग जो होगी वो एब्सोल्यूट स्केल पे कि रिलेटिव? क्या लगता है? रिलेटिव ना। तो अपन इसका लिख देंगे फुल फॉर्म। सबसे पहली चीज तो ये करेंगे। अभी बताओ ये है कहां पे? तो अगली चीज अपन क्या लिख देंगे? इसकी लोकेशन। भली उसने नहीं पूछा है, लेकिन हम क्यों लिखेंगे? हमें किस स्केल पे जाना है? एब्सोल्यूट की रिलेटिव? ठीक है, चलो लोकेशन लिख दिया हैदराबाद। अगली चीज इसके एस्टेब्लिशमेंट पे आते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2000। ठीक है, डेट वगैरह कुछ याद कर पा रहे हैं क्या? नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हार्डली मंथ लिख सकते हो तो मंथ लिख दो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। फिर अगली चीज क्या करेंगे अपन? एक लाइन में इसके फंक्शन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तो बताओ किस चीज पे काम करता है? लाइट चालू कर देना है अपन। चलो क्लियर हो गई कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई का विज्ञान के क्षेत्र में मुख्य योगदान। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई का मुख्य योगदान क्या है? अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, तो एक चीज और समझ में आएगी कि डॉक्टर साराभाई का जो योगदान पूछ रहे हैं वो एज इंसान पूछ रहे हैं कि एक वैज्ञानिक के रूप में पूछ रहे हैं? इंसान के वैज्ञानिक, वैज्ञानिक लिखा है। तो अपन ऐसा लिखेंगे क्या? आईआईएम अहमदाबाद की स्थापना की या कथक नृत्य को बढ़ाया, लिखेंगे क्या? नहीं। तो अपन सिर्फ कौन सा योगदान लिखेंगे? चलो एक चीज, अब इस क्वेश्चन को बताओ थोड़ा सा इनोवेटिव कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सोचो 10 सेकंड, इसको इनोवेट कैसे कर सकते हैं अपन लोग? मतलब 3 पॉइंट तो हर कोई लिख रहा है, इस क्वेश्चन में अपन ऐसा कुछ क्या करें कि थोड़ा सा अपना आंसर बाकी लोगों से अलग हो जाए? हाँ ना, ट्राइंगल बना के। एक तरीका ये हो गया कि अपन 3 कंट्रीब्यूशन लिख देंगे और ट्राइंगल के फॉर्म में, कि अपने पास लिखने के लिए तो ये टोटल 4 लाइन है। अब कंट्रीब्यूशन लिखना है, तो एक तरीका तो क्या है कि यहां पे ना हम एक ट्राइंगल बना लें और कंट्रीब्यूशन नंबर 1, 2 और क्या आ जाएगा? 3। एक तरीका तो हो गया प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने का। सेकंड क्या कर सकते हैं? अदर से दो लाइन इसलिए आई है कि क्वेश्चन चिपका हुआ था। ठीक है, मतलब वो क्या मैं क्या कह रहा हूं कि पीएससी ने जो अपना मॉडल फॉर्मेट डाला हुआ है उसमें उसने कितनी लाइन दी है? 3 लाइन। मेंस में उसने कितनी लाइन कर दी है? 2 लाइन। तो गलती अपनी है कि पीएससी की है? तो मेंटली प्रिपेयर रहो ना तुम, 2 लाइन आ जाए 2 लाइन लिख दो। इसका मतलब ये थोड़ी कि अपन स्टैंडर्ड ही अपना चेंज कर देंगे चीज़ों का। अपन को तैयारी कितनी लाइन के हिसाब से करनी है? 3 लाइन के हिसाब से। कल के दिन जैसे 2019 का मेंस यदि किसी ने दिया हो तो उनको पता होगा कि पीएससी ने जब मॉडल कॉपी दी थी तो वहां पे उसने दिया था आधा पेज और एक्चुअल में कितना पेज कर दिया? 1 पेज। तो मैं लड़ सकते थे क्या जाके वहां पे कि ऐसा क्यों किया? तो उन चीज़ों पर नहीं जाना है, जो मॉडल दिया अपन मॉडल को मान के चलेंगे। तो एक तरीका हो सकता है ट्राइंगल वाला, और कोई तरीका कुछ इनोवेटिव कोई थोड़ा बहुत सोच पा रहा हो? अब बताओ डॉक्टर विक्रम साराभाई क्या है? इंसान है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम ना कई बार एक ह्यूमन फिगर ऐसा टाइप का बना देते हैं, एक रफली। तो ये दिखने में तुम्हें छोटा सा पॉइंट लग रहा है, जबकि तुम्हारी कॉपी अब बाकी लोगों के मुकाबले एक जैसी की कुछ अलग हो चुकी है। तो सामने वाले को क्या दिख रहा है कि ये सब रटा हुआ आदमी क्रिएटिव माइंड वाला है। तब तुम सोचो, तुम ऐसा कुछ बनाओगे ना, नंबर सिर्फ आधा बढ़ रहे हैं, लेकिन बताया ना आधे आधे नंबर से घड़ा बढ़ेगा। यहाँ पे एकदम घड़ा नहीं बनने वाला किसी का, किससे बढ़ेगा? वो आधे नंबर से।
और सबको पता है उनके बारे में 3 पॉइंट। बहुत सारे लोग तो पूरा ऐसे लिख सकते हैं उनके बारे में। तो अब हमें 3 पॉइंट में कुछ ऐसा दिखाना है कि और कोई जो हमारा ना लिख पा रहा हो। चलो, तो 3 मुख्य काम। पहली चीज तो उन्होंने किसके चालू करवाया था? इसरो को। चलो, एक काम हो गया, लिख लो इसरो। सेकंड, हाँ, फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर, डॉक्टर विक्रम, इनके होमी जहांगीर बाबा के साथ काम किया था। ठीक है। अगली चीज याद करो, जिसके लिए इनकी वेब सीरीज में भी काफी ज्यादा दिखाया गया है कि जो इंडिया की अपने यहाँ लैब चालू हुई थी, जहां से अपन रॉकेट लॉन्चिंग करनी थी थोम्बा वाली, तो वो भी किसने चालू करवाई थी? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। तो लिख लिया 3। चौथा और लिखना चाहो कोई, तो जो भी PSLV है, PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका भी डेवलपमेंट किसके टाइम पे चालू हुआ? डॉक्टर विक्रम साराभाई के टाइम पे। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इनसेट श्रृंखला की चौथी पीढ़ी के 3 उपग्रहों के नाम लिखिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसमें 3 उपग्रह के नाम पूछे हैं कि चौथी पीढ़ी। क्या लिख दिया उसने? चौथी पीढ़ी। तो अब क्या लगता है, अपन डायरेक्ट 3 उपग्रह के नाम लिखेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पार्ट दे सकते हैं औरों से अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए? तो बताओ क्या करेंगे? क्योंकि याद रखना, अपन को अल्टीमेटली पहुंचना कहां पे है और अभी अपन कहां पे है। तो सिर्फ लिखने से काम नहीं चलना है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि चौथी पीढ़ी के सैटेलाइट किसको बोलते हैं। एक आध कोई तो याद करो, एक आध तो होगा, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, वरना मेरे पास तो लिखा रखा ही है। बताओ क्या क्या? ठीक है, चलो थोड़ा सा बिल्कुल पास पहुंच गए हो। ठीक है, थोड़ा और पास में जाओ। किस पे? क्रायोजेनिक पे। तो बेसिकली जो भी सैटेलाइट ना अपनी क्रायोजेनिक सीरीज के थ्रू गए हैं, उन सबको अपन कौन सा मान के चलते हैं हमेशा? 4th जनरेशन वाला। चलो, कोई सैटेलाइट के नाम याद आ रहे हैं रिसेंटली वाला? कुछ नैविक एविक नाम सुना है? तो जो भी सैटेलाइट गए हैं सब किसके गए? अपनी 4th जनरेशन के। तो लिखते जाओ नाम। इनसाइट 4A, 4B, 4C, सभी अपने 4th जनरेशन वाले सैटेलाइट हैं। चलो, अगले का आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं, तुम्ही लोग का बताना है। तो बताओ, चंद्रयान 3 कब गया था? 14 जुलाई। ठीक है, चलो किसने भेजा है? अब ये सबको ही लिख रहा होगा, तो इसके वैल्यू एडिशन में क्या कर सकते हो? थोड़ा सा बताओ। क्या? ठीक है, फीचर्स हो गए, और क्या लिख सकते हो? ठीक है, मैडम का नाम लिख दिया। हाँ, उसके अलावा और चीज जो बिल्कुल ही वैल्यू एडिशन कर देगी? प्रक्षेपण यार का नाम नहीं, हर कोई लिख सकता है। ये बताओ, इसकी लैंडिंग कहाँ पे होनी है? तो अपन क्या मेंशन करेंगे कि इफ इंडिया गेट सक्सीडेड देन वी विल बी द फर्स्ट कंट्री टू लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। ठीक है, क्या बोल रहे हो? 4th नंबर बनेंगे। थोड़ा सर्च करना एक बार नेट पे अपना डेटा कि अपन 4th नंबर बनेंगे कि फर्स्ट बनेंगे। अरे मुझे तो पता है ना, फर्स्ट ही बनेंगे, उसको लग रहा है 4th, तो वो सर्च कर लेगा। साउथ पोल पे अभी तक कोई कंट्री नहीं पहुंची है, अपन फर्स्ट होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब देखो, अब यहां पे अपने लिए उसने फंसा दिया है कि जो अपन जिस चीज से बचना चाह रहे थे ना, उसने उसी चीज पे अपन को लाके खड़ा कर दिया है। अब क्वेश्चन का आंसर 3 मार्कर है कि 11 मार्कर है? मतलब तुम कितना मार्कर में लिख सकते हो? 11 में लिख सकते हो, बहुत आराम से ऐसे लिख सकते हो। इवन 2019 अभी अपना 21 के मेंस में ऐसे भी आ चुका है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है,
और उसने कितनी लाइन में पूछ लिया है। तो अब क्या करेंगे अपन लोग, 3 लाइनों में लिखना है। तो बताओ एआई के बारे में डेफिनेशन जो लिखोगे तो अपने अकॉर्डिंग लिखोगे कि किसी बड़े आदमी का नाम लिख दोगे, बड़े आदमी का नाम लिख दोगे, किस आदमी का नाम लिखोगे बड़ा सा, CAIR, चलो एक नाम ही हो गया। कोई चैट जीपीटी का नाम सुना है, किस भाई साहब ने बनाया है, सैम ऑल्टमैन। तो अपन इसकी डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, सैम ऑल्टमैन के अकॉर्डिंग। तो लिख लो, जो भी तुमने डेफिनेशन लिखी है बहुत अच्छी लिखी है, तुमसे अच्छी कोई नहीं लिख सकता है, बस उसका आगे नाम लिख दो सैम ऑल्टमैन। ठीक है, अगली चीज जो इसमें लिखना है तो इसमें बेसिक फंक्शन जो डेफिनेशन में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि यहाँ पे मशीन है ना मानव व्यवहार को प्रदर्शित करती है, ये लिखना यहाँ पे मस्ट है। एआई का मतलब ही क्या है कि जो मशीन है वो मानव के व्यवहार को प्रदर्शित करने लगेगी या ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करेंगे, पहली चीज। जो सेकंड चीज डेफिनेशन में आएगी वो यहाँ पे आएगी कि यहाँ पे मशीन के पास ना खुद का कॉग्निटिव स्किल होगा या मशीन की खुद की सोच समझ होगी अब। ठीक है, अगली चीज जो लिखनी है यहाँ पे कि मशीन अपने आप में सुधार कर सकती है, वो अपने आप में डायग्नोस कर लेगी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, इसको डायग्नोस कैसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेशनल साइंस डे तो बताओ किसके नाम पे बनाया जाता है। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कब से बनाया जा रहा है, कब से, 1987 लिख लो। पहली बार ना 1987 को बनाया गया था। और कितनी तारीख को बनाया जाता है, 28। अब ये सब तो हर कोई लिख रहा होगा, तो अपन वैल्यू एडिशन के अगला पॉइंट क्या लिख देंगे कि किस चीज की याद के लिए बनाया जाता है कि बर्थडे के लिए बनाया जाता है। हाँ, रमन इफेक्ट की खोज हुई थी इस दिन, तो अपन अपनी तरफ से एक चौथा पॉइंट और लिख देंगे यहां पे। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, 10 सेकंड का टाइम लो और पढ़ो। पढ़ा। अब ये पूछा है क्या है कि किससे संबंधित है, तो अपन पहले इसको परिभाषित करेंगे कि पहले डायरेक्ट ये लिखेंगे इससे संबंधित है। डायरेक्ट अपन क्या लिखेंगे, इससे संबंधित है, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि अपन भटक रहे हैं अपने आंसर में। यदि होगा क्या कि अपन ने डायरेक्ट लिखना चालू कर दिया कि यदि लोअर अर्थ ऑर्बिट में, क्या बोलेंगे, निम्न जो पृथ्वी की कक्षा है, यदि तुमने ये लिखा ना तो आदमी को क्या लगेगा, अरे गलत जा रहे हैं। तो संबंधित किससे, उपग्रह और अंतरिक्ष से। तो पहले तो अपन संबंध लिख देंगे इसका। किसी एक आपको पता है कैसल सिंड्रोम के बारे में? चलो एक दो लोग को पता है, ठीक है, बहुत सारे लोग को पता है। सिंपल सी बात ये समझ लो कि तुम राजवाड़ा गए हो। कहाँ पे गए हो, राजवाड़ा, और वहां पे तुमने अपनी मोटरसाइकिल पार्क कर दी है। तो एक मोटरसाइकिल पार्क होगी कि 100-200 राजवाड़ा पे, 100-200। अब एक आदमी आया, उसने एक मोटरसाइकिल को धक्का मार दिया है, तो क्या लगता है बाकी मोटरसाइकिल बचेंगी कि सब गिरती जाएंगे? तो सेम ना एक साइंटिस्ट थे कैसलर, तो उन्होंने क्या बोला कि जो अर्थ का लोअर अर्थ ऑर्बिट है वहां पे एक टाइम बाद ना इतनी सारी सैटेलाइट आ जाएंगी कि यदि एक सैटेलाइट में माल फंक्शन हुआ तो वो अपने ऑर्बिट से हट जाएगी और दूसरे सैटेलाइट से टकराएगी, दूसरी तीसरी से तीसरी चौथी से, और एक इनफाइनाइट सीरीज चालू हो जाएगी और पूरी की पूरी सैटेलाइट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कैसलर सिंड्रोम। बस इतनी सी इसकी कहानी है। और ध्यान रखना कैसलर सिंड्रोम में ध्यान से लिख लो, लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए है, पूरे यूनिवर्स के लिए नहीं है, ना ही स्पेस के लिए, सिर्फ और सिर्फ लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए।
चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। रोबोट के मुख्य कंपोनेंट के नाम लिखो। तो मुख्य कंपोनेंट, अब रोबोट में तो लिखे जाए तो 60-70 टाइप के कंपोनेंट हो जाते हैं, तो अपन को अपनी तरफ से बताना है। तो मुख्य कंपोनेंट कितने होते हैं तुम लोग के हिसाब से? 4, 5, 6, 7 कितने होते हैं? 4, 5, 6, 7 पक्का कि थोड़ा कम से भी काम चल जाएगा? चलो सबसे पहले तो हो जाता है उसमें एक्चुएटर। एक्चुएटर लिखा है सबने, हिंदी में भी एक्चुएटर ही बोलते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे हो जाते हैं सेंसर, थर्ड नंबर कंट्रोल सिस्टम, फोर्थ नंबर पावर सोर्स, फिफ्थ नंबर एंड इफेक्टर, सिक्स्थ नंबर उसकी बॉडी या चेसिस बोलते हैं इसके लिए, और सेवेंथ नंबर पे कम्युनिकेशन इंटरफेस। क्या लिखेंगे? कम्युनिकेशन इंटरफेस। तो सभी लोग साथ के नाम लिखेंगे। अभी बताओ इसको इनोवेट कैसे कर सकते हो तुम लोग? थोड़ा सा अपनी कॉपी को दूसरों की कॉपी से अलग दिखाने के लिए कुछ कर सकते हो क्या? छोटा सा रोबोट का फिगर बना सकते हो। सिंपल है बनाना, टफ है? बहुत ही सिंपल है यार, वोडाफोन का जूजू जैसा तो बनाना है। लो ये तुम्हारे लिए रोबोट हो गया। उसने कहाँ बोल रहा है कि तुम्हारे रोबोट को इलस्ट्रेट करो, लेकिन जब तुम यहाँ पे पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां लिखोगे तो तुम्हारा आंसर सिमिलर होगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो बार बार अपनी कहानी क्या है कि तुम्हें ना डिफरेंस क्रिएट करना है, तभी अपनी कहानी आगे बढ़ पाएगी। वरना जहां से चालू हुई सब वहीं पे चलती रहेगी, वही जीवन वही भंवर चक्कर में फंसे रहेंगे। प्री मेंस, फिर प्री, फिर मेंस, फिर प्री, फिर मेंस। बीच में एक आध बार कभी इंटरव्यू का मौका मिल गया तो एक आध इंटरव्यू दे लिया टाइम पास के लिए, लेकिन कहानी पर वही बनी रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब अपन आ रहे हैं बड़े क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना था बताओ, याद करो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना था? तोड़ना था। तोड़ने के पहले क्या करेंगे? सबसे पहले कीवर्ड्स। आंसर किस रेशियो में लिखेंगे? 20:80। तो 20% टाइम किसके लिए देंगे? क्वेश्चन को समझने के लिए, और 80% टाइम लिखने के लिए। चलो अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा है तो यहां पे लिखा हुआ है सूर्य तुल्यकाली उपग्रह का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या फिर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट को डिस्क्राइब करना है। अब थोड़ा सा अपना कल की कॉपी पलटाओ और डिस्क्राइब के मीनिंग पे जाओ। कल अपन ने कुछ मीनिंग लिखा था डिस्क्राइब का, बताओ क्या होता है डिस्क्राइब का मीनिंग? क्या करना है? वर्णन तो मुझे ही पता है। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। चलो तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो अपन सबसे पहले क्या देंगे? उसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन सबको लिख दोगे। फिर क्या लगता है इसमें एक डायग्राम आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अब तुम लोग बताते जाना। यदि ए मैंने मान लिया ये अर्थ है तो ये कहां पे घूमेगा? पूर्व से पश्चिम के, उत्तर से दक्षिण। एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे तो उससे सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि अपन बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। फिर अपन इसको पॉइंट में ब्रेक करते जाएंगे। अब कुछ कुछ चीज तुम लोग बताते जाओ थोड़ी थोड़ी। अभी बताओ कि ये अर्थ के चक्कर कितनी देर में लगा लेता है? कितना? 60 से 90 मिनट। पहली चीज लिख ली। सेकंड चीज, अर्थ के एक ही पॉइंट के सामने दिन में कितनी बार गुजरता है? कम से कम 18, अधिकतम 24। वो अपन ने लिख लिया। चलो थर्ड चीज, अब ये जो सैटेलाइट होते हैं इनका उपयोग अपन किस जगह के लिए करते हैं? बताओ। रिसोर्स मैपिंग। चलो एक उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग ठीक है, फोटोग्राफी के लिए हो गया। चलो अगला उपयोग, करंट टाइम पे बाहर कौन सा मौसम देख रहे हो? रेनफॉल का। ऐसा नाम सुना है कभी? गूगल मैप पे आ जाता है 4 बजे पानी गिरेगा, 6 बजे पानी गिरेगा।
तो ये जो क्लाइमेट मैपिंग होती है पूरी मोस्टली किस टाइप के सैटेलाइट के थ्रू होती है? सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो थोड़ा सा ना एग्जाम्पल ऐसे लिख दो कि करंट से आदमी को लिंक हो जाए, ठीक है? एक आध कोई सैटेलाइट का एग्जाम्पल लिख सकते हो कंक्लूजन में इंडिया की? कोई कुछ याद आ रहा है? इंडिया फ्रांस ने मिलकर सैटेलाइट बनाई है, कुछ मेघा नाम है, मेघा ट्रॉपिक्स। तो बस उसका एग्जाम्पल लिख दो। तो अपन ने पूरे के पूरे पॉइंट क्या कर लिए यहाँ पे? कवर कर लिए हैं। चलो अगले क्वेश्चन में आओ और फिर क्वेश्चन को तोड़ना चालू करो। तो सबसे पहले कीवर्ड ढूंढो। तो कीवर्ड क्या है? क्या लिखा हुआ है? कीवर्ड क्या है? ठीक है, चलो। तो इस कीवर्ड के हिसाब से क्या लग रहा है कि हमें सिर्फ बेसिक डिटेल देनी है कि बहुत कुछ वर्णन करना है उसका? बेसिक डिटेल देनी है। तो अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट आंसर लिखना चालू करेंगे कि तो एक लाइन का इंट्रोडक्शन दे देंगे? तो इंट्रोडक्शन में अपन क्या लिख देंगे कि इंटेलेक्चुअल राइट्स क्या होते हैं, ठीक है? अब तुम इतने समझदार हो गया कि तुम अपने हिसाब से परिभाषा लिख सकते हो? नहीं। तो अपन क्या लिख देंगे? या तो इंडियन पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, या बीपो का नाम सुना है, WIPO, या उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन ये हो जाती है। तो एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम कोई डेफिनेशन लिखेंगे तो अपने हिसाब से लिखेंगे, कोई बड़े आदमी के हिसाब से? बड़े आदमी, अपन बहुत गधे हैं, अपन पे कुछ भी नहीं आता है, ना हमें कुछ पता है। तो जो भी है कोई बड़ा आदमी कह रहा होगा, हम उसको लिख देंगे सीधा आंसर में। चलो अब आ जाओ अपन इसके अगले वाले पार्ट में कि अभी कितने टाइप के होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अपन लिंक करते जाते हैं। अब सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? पेटेंट हो गया। सेकंड, अगला अगला GI टैग, अगला ट्रेड सीक्रेट्स, अगला इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, ठीक है। एक और, ठीक है। और कुछ? एक और रह गया। बाहर देखो क्या दिख रहा है बाहर, और पलट के देखो क्लास के बाहर क्या दिख रहे हैं? क्या दिख रहे हैं? प्लांट दिख रहे हैं। तो बताओ प्लांट वाला कौन सा हो जाता है? प्लांट प्रोटेक्शन राइट्स, या इसका असली वाला नाम लिख लो, इसको बोलते हैं प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन, PVP, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। अब थोड़ा सा अपन लॉजिकल सोचते हैं यार, अपन सभी लॉजिकल सोचते हैं कि सबने आंसर लिखे हैं, सबने स्टार्ट किया वही ट्रेडमार्क से, और एक किसी ने चालू कर दिया है प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन से। तो क्या लगता है ऑटोमेटिकली ज्यादा नंबर किसके होंगे? तो समझ में आ गया कि हमें ना जेनरिक पॉइंट तो लिखना है जो हर कोई लिख रहा है, हमें ना आंसर लिखने के टाइम पे ना चीजों को थोड़ा क्या करना है, कैटेगराइज करना है। जबकि अपन लोग क्या करते हैं कि 90% लोग इस चीज को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, और जबकि जो वैल्यू एडिशन होगा वो सब कहाँ से होगा? तुम्हारा प्लांट वाली चीज से। रीजन क्या है? उसके लिए ना सबके वो घिसे पिटे 6 पॉइंट मिल रहे हैं, उसको अगला 7वां पॉइंट चाहिए, तो 7वां पॉइंट अब तुम बना के दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, फिर क्वेश्चन को पढ़ो और कीवर्ड को ढूंढो। तो प्रकाश डालना है, तो प्रकाश जब भी अपन किसी चीज पर डालते हैं तो क्या क्या दिख सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव और अपनी तरफ से इमेजिनेशन। तो अब क्या क्या लग रहा है तुम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो प्रकाश जब डालना चालू करोगे? तो नेगेटिव लिखोगे तो क्या लगता है जस्टिफाई कर पाओगे आंसर को? चलो पॉजिटिव बताते जाओ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन क्या होगा सबसे पहले? एक लाइन में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में लिखेंगे। तो क्रायोजेनिक बताओ क्या होता है? पॉजिटिव की माइनस, और लिक्विड होता है, और लिक्विड किससे बनता है? गैसेस से। तो ये तो अपन ने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब फिर ना अपन इसका इंपॉर्टेंस लिखना चालू करेंगे। डायरेक्टर से इंपॉर्टेंस पूछे तो बताओ कौन कौन सी जगह पर क्रायोजेनिक का यूज करते तुम लोग बताते जाओ। स्पेस,
हाँ वो तो सबको ही पता है। हाँ स्पेस के अलावा कहाँ पे? बताओ स्पेस के अलावा और कहाँ करते हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी वगैरह की कुछ पढ़ाई करी है? थोड़ी बहुत? नहीं। कुछ टिश्यूज वगैरह के नाम सुने? मेडिकल जब पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं, किसी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो लिख लो अगला एप्लीकेशन मेडिकल में। ये बायोलॉजिकल मटेरियल के प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है। आज थोड़ा नेट पे सर्च करना फीटस के बारे में, तो मैं दिख जाएंगे वो डब्बों में ना छोटे छोटे बच्चों की बॉडी रखी हुई है, तो वो सब किस में होता है? अपने क्रायोजेनिक फ्यूल्स में। सॉरी क्रायोजेनिक फ्यूल्स नहीं, क्रायोजेनिक लिक्विड में। चलो अगला लिख लो क्वांटम कंप्यूटिंग। नेक्स्ट लिख लो सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी नेक्स्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली इक्विपमेंट। फॉर एग्जाम्पल अपने इंडिया में अपन गरीब हैं, अपने यहाँ नहीं है, यूएस वगैरह में ना क्रायोजेनिक एसी आने लगे, एयर कंडीशनर। अपन लोग तो भी स्टील से कॉपर कॉइल पे आ पाए हैं, और यूएस वाले किस पे जा चुके हैं? क्रायोजेनिक फ्यूलेंट एसी पे। थोड़ा नेट पे सर्च करना और देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब हमसे क्या पूछा गया है? इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो उसके बारे में पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो हर कोई आदमी 5-5, 6-6 पॉइंट लिख रहा होगा, और अपन भी वही लिखेंगे, तो आंसर सेम होगा, डिफरेंट होगा। तो इसको डिफरेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे? आंसर को हेडिंग के फॉर्म में लिखते जाएंगे, कि छोटी छोटी सी हेडिंग बना दो और उसमें अपना आंसर खत्म हो जाएगा। बताओ, तो जब भी हम इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पे जाते हैं, तो सबसे पहली सीमा क्या होगी तुम्हारे हिसाब से? किसी भी तकनीक का तुम स्वदेशीकरण करते हो, तो सबसे पहली सीमा किस चीज की होती है? किसकी? अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके पहले भी बताओ, इसके पहले तुम मेंस के आंसर राइटिंग क्यों नहीं कर रहे थे? हाँ नहीं, प्री नहीं निकला था। तो इंडिजिनियस पे काम करना है तो सबसे पहले लिमिटेशन क्या है? कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना। जब तक रिसर्च और डेवलपमेंट ही नहीं होगा किसी कंट्री में, आप क्या काम करोगे? तो सबसे पहली सीमा क्या हो जाती है? कि रिसर्च और डेवलपमेंट की फंडिंग नहीं मिल पाती हमारे यहाँ, या उसका एटमॉस्फेयर नहीं है। अब सेकंड लिमिटेशंस क्या आ जाती है? कि हमारे पास ना कम रेट में, या जो भी हमारी कंट्री में एक वेजेस चल रहे हैं, सैलरी चल रही है, उसमें हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? सेकंड प्रॉब्लम वो हो जाती है ह्यूमन कैपिटल की। कोई तुम ही लॉजिकली सोचो यार, कि कोई साइंटिस्ट है, नासा में 10 करोड़ का पैकेज है, इसरो में 10 लाख का है, कहाँ जाएगा आदमी? और उसके बाद नासा में जाना चालू करेगा। थर्ड चीज, हमारे यहाँ पे यदि हम काम भी कर रहे हैं, तो हो सकता है बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसकी हेल्प लगेगी? एक्सपर्ट लोगों की। तो अगली प्रॉब्लम किस चीज की है? कि एक्सपर्ट ही नहीं रहते हैं फील्ड वाले। चलो अगली चीज से थोड़ा सा लॉजिकल सोचना और थोड़ा ध्यान रख के बताओ। यदि मैं 10 साल पहले की बात करूं, तो आप सभी के पास मोबाइल था कि नहीं था? 10 साल पहले नहीं था। यदि मोबाइल भी था तो इक्वली एडवांस था कि बहुत ही पिछड़ा था? तुम्हारे पास जो मोबाइल 2020 में था और जो मोबाइल आज है, तो दोनों एक जैसे हैं कि जमीन आसमान का अंतर आ चुका है? जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। तो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी का पता है चीज क्या होती है? कि जल्दी से आप टेक्नोलॉजी बनाओ और जल्दी से उसको मार्केट में ला दो, ताकि तुरंत के तुरंत बिक जाए। अदरवाइज क्या होगा? कोई दूसरा उससे बड़ा इनोवेशन कर देगा। तो सबसे बड़ी जो लिमिटेशन इंडिया जैसी कंट्री में है, कि हमारे यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे इनोवेशन और मार्केट का कनेक्ट नहीं है। कि जब तक हम उसको इनोवेट करके मार्केट में पहुंचाते हैं, तब तक चाइना वाला उससे कम दाम में लेके आ जाता है।
तो प्रॉब्लम किस बात की है कि इनोवेशन और मार्केट दोनों आपस में लिंक नहीं है। चलो 2 प्रॉब्लम और बची है मेन, वो बताओ। तो अभी हमने जो चाइना की बात की है, तो चाइना हमारा क्या है, कॉम्पिटिटर। तो सबसे बड़ी सीमा क्या हो जाती है, प्रतिस्पर्धा की। यदि आपने बना भी लिया ना तो आप वो कीमत नहीं दे पाते जो आपका प्रतिस्पर्धा वाला दे देता है। फॉर एग्जाम्पल सभी ने माइक्रोमैक्स का नाम सुना होगा। आज से 7-8 साल पहले ना इंडियन मार्केट में 60% कैप्चरिंग थी तुम्हारी माइक्रोमैक्स की। आज देख लो 2-3% भी नहीं है। रीजन क्या है कि जैसे ही ओप्पो वीवो आए, माइक्रोमैक्स की टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया, उतना प्राइस ही ऑफर नहीं कर पाया। चलो लास्ट प्रॉब्लम बताओ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज की आ जाती है? हाँ, ब्रेन ड्रेन की। चलो उससे बड़ी प्रॉब्लम लिख लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। कि जब आप बनाने के बाद जाते हो ना तो आपको पता चलता है और किसी कंट्री वाला पहले से इसको बना के रखा है, तो आपको उसका आईपीआर ही नहीं मिल पाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और यहां पे कीवर्ड को ढूंढना चालू करो। कीवर्ड क्या लिखा हुआ है? समीक्षा करनी है, तो समीक्षा में सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकते हैं कि एक ही? क्या लग रहा है, यहां पे दोनों लिखने लायक जगह है कि एक लिखने लायक जगह है? नहीं, लेकिन हमें जगह बना के दोनों लिखना पड़ेगा, तभी हम आंसर के दोनों पार्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे। चलो पॉजिटिव बताना चालू करो तुम लोग। सबसे पहले बताओ क्या क्या पॉजिटिव किया है इसने? हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर तो बहुत छोटी डायमेंशन होगी, थोड़ी बड़ी डायमेंशन पे जाओ। तो जो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही चालू हुआ है वो किसके गाइडेंस में चालू हुआ था? होमी भाभा। और उन्होंने चालू किसको किया था? बार्क को। तो लिख लो सबसे बड़ा पॉजिटिव रोल क्या है इसका, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम ही चालू करवाया। सेकंड चीज, एक आध कोई रिएक्टर का नाम याद आ रहा है जिसने बनाया था? अप्सरा रिएक्टर, ठीक है, वो लिख लो। चलो कुछ दवाइयों के नाम सुने, कुछ रेडियो आइसोटोप्स वगैरह जो किसने बनाए हैं अपने यहाँ? बार्क ने। तो वो लिखते जाओ। कैंसर वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक मूवी भी आ चुकी है इस चीज पे, कोई एक इंजन बना था, बार्क और इसरो ने मिलकर बनाया था, विकास इंजन। अगला लिख लो, विकास इंजन का डेवलपमेंट। लिखा? चलो फिर अपन क्या लिख देंगे, समीक्षा कर रहे हैं, अपितु ये चीजें और हो सकती थी। तो पहला कौन सा हो सकता था, लिख लो कि जो इनकी समीक्षा कर रहे हैं ना, तो अपन को भी बताना है और कौन कौन सी चीज बार्क कर सकता था। तो पहली चीज क्या कर सकता था बार्क, बताओ? जो काम बहुत लेट हुआ है, जो जल्दी हो जाना चाहिए था। क्या लग रहा है, कुछ याद आ रहा है? इंडिया में एक ऐसी चीज हुई जो 1998 में हुई है, जबकि जो 1961 में हो जानी चाहिए थी, परमाणु परीक्षण। तो अपन समीक्षा में ही लिखेंगे, इसमें बार्क लेट हो गया। हाँ, ठीक है। अगला लिख लो कि जो अपना 3 स्तर वाला था ना, कि अपन को इतना फिजाइल मटेरियल बना देना है कि इंडिया की जरूरतें पूरी हो जाएं, तो अपन आज भी अचीव नहीं कर पाए हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ा होगा सबने कि सबसे पहले अपन क्या लेंगे, यूरेनियम, उससे क्या बन जाएगा? कुछ नहीं पढ़ा? त्रिस्तरीय ऊर्जा कार्यक्रम। पहली बार में अपन को सिर्फ ये बनाना है, दूसरी बार में उसका आवर्धन करेंगे, तीसरे चरण में जितना अपन मटेरियल लेंगे उससे ज्यादा मटेरियल उसको बना लेंगे। तो अपन उस पर नहीं आ पाए अभी, आर्गुमेंटेशन वाली स्टेज पे, ठीक है। थर्ड चीज लिख लो कि इंडिया की ना आज भी डिपेंडेंसी ना फॉरेन कंट्रीज पे है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के लिए। सुना होगा अपन फ्रांस के साथ अपन लगा रहे हैं कुंडनकुलन प्लांट, या कहीं रशिया के साथ, या फिर यूएस के साथ।
अपन आज भी अपने खुद के रिएक्टर नहीं बना पाए एक भी, कि खुद इंडिया का एक पर्सनल रिएक्टर, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च रिएक्टर है अपने पास। चलो नेक्स्ट आ जाओ, पीएसएलवी पर टिप्पणी कीजिए। तो अब यहाँ पे ना अपन हेडिंग में डिवाइड करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी इसका पूरा नाम। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है। सेकंड चीज, भारत में विकास किसने किया है? हाँ, इसरो। और विक्रम साराभाई लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। अब्दुल कलाम का भी नाम लिख सकते हो, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। चलो अब अगली चीज, पीएसएलवी की विशेषताएं लिखेंगे अपन। तो बताओ पहली विशेषता क्या है इसकी? विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी। 1993 के बाद से ना इंडिया के जितने भी मिशन लॉन्च हुए हैं सब किससे लॉन्च हुए हैं? पीएसएलवी। और हार्डली 2-4 ही अपने आप फेल हुए हैं, बाकी सब सक्सेस अचीव किए। तो एक चीज तो इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। चलो अगली क्वालिटी तुम लोग पढ़ चुके हो। अपन पीएसएलवी से सैटेलाइट को जीएसएलवी में छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं? हाँ या ना? चलो अपन लॉजिक से बात करते हैं। मेरे पास एक कार है जो भोपाल तक जा सकती है, तो वो कार देवास जा सकती है कि नहीं जा सकती है? तो जब सोचो पीएसएलवी मान ली 36,000 किलोमीटर पे ले जा सकता है, तो उसके लिए 1200 किलोमीटर क्या बड़ी बात है। तो सेकंड चीज क्या है? वर्सेटैलिटी है इसमें बहुत ज्यादा, या विविधता बहुत ज्यादा है। तो जितने भी टाइप के स्पेस ऑपरेशन होते हैं सबको कौन कैप्चर कर लेता है बहुत आराम से? पीएसएलवी। चलो अगली चीज, भारत पीएसएलवी पे क्यों लेके गया होगा? अपन गरीब हैं कि अमीर हैं? तो नहीं, अपन अमीर हैं। ठीक है, भारत भी अमीर, ऐसा नहीं बोलना, गरीब नहीं बोलते हैं। लेकिन अपने लिए क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है अगली चीज। तो लिख लो कॉस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट चीज को बताना, जब भी तुम बाइक से जाते हो तो अकेले जाते हो कि 4 आदमी लद के जाते हो? 4-5 आदमी लद जाते हैं, जितने मैक्सिमम आ जाएं। तो क्या लगता है पीएसएलवी में एक सैटेलाइट जाती है कि मल्टीपल? तो अगला लिख लो कि इसकी कैपेसिटी है ना मल्टीपल सैटेलाइट को होल्ड करने की है। और अब ना अपन पीएसएलवी सोचो अपन कितने जुगाड़ हो चुके हैं कि मल्टीपल सैटेलाइट तो लेके जाता है पीएसएलवी, साथ साथ में ना अलग अलग ऑर्बिट में भी छोड़ देता है। ठीक है, मतलब बात ये समझो कि पीएसएलवी ये तो लेके जा रहा है कि विजयनगर से भबरकुआ भी लोगों को लेके जा रहा है, लेकिन रास्ते में उतारता भी जाता है कि तुम इधर हो जाओ, तुम इधर उतर जाओ। मतलब टैक्सी टाइप की हो चुकी है पीएसएलवी इंडिया के लिए। ठीक है, और लास्ट में एग्जाम्पल लिख सकते हो अपना मार्स ऑर्बिटल मिशन वगैरह है, ये सब किसके थ्रू गए हैं? पीएसएलवी के थ्रू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन दिक्कत वाला है। चलो कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता था? एक को भी नहीं पता था। तो कल अपन ने एक चीज समझी थी, जिस चीज के बारे में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं पता है तो वहां पे तुम किसको लेके आओगे? अपने अंदर के सेल्समैन को। अब अपने अंदर के सेल्समैन को निकाल सकते हो तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? यह नीति क्यों लाई गई थी? मध्य प्रदेश में तकनीक को एकदम से बढ़ाने के लिए, ऐसे लिखना स्वतः, मतलब बिल्कुल एकदम फुर्ती से बढ़ाने के लिए हम इस चीज को लेके आए हैं। ठीक है, पहली चीज ये लिख दी। किसी ने ऐसा तो नहीं लिख दिया बहुत अच्छा बनाने के लिए कि यह 2022 में लाई गई है? एक आध कोई, हाँ ऐसा बिल्कुल मत लिखना, माइनस में 2 नंबर कर देगा पहले पढ़ के वो, जब नाम ही 22 है तो 22 में आई होगी। चलो अब मेन ऑब्जेक्टिव लिखते जाओ। अब थोड़ा मैं तो बता ही रहा हूं, तो मन से देखना, कोई भी नीति क्यों लाई जाती है? किस चीज के लिए? बढ़ावा देने के लिए। तो इसका बाकी में पहला पॉइंट यही था कि मध्य प्रदेश को टॉप रैंक में लेके जाना है एसटीआई में, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन में। एसटीआई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलो सेकंड चीज बताओ कि मध्य प्रदेश में जो आदमी है तो वो ह्यूमन लेबर पर ज्यादा काम करता है कि नॉलेज बेस्ड लेबर पर?
तो अपन किसकी तरफ लेके जाएंगे, नॉलेज बेस्ड लेबर की तरफ, तो उसको बढ़ावा देना है, इसका अगला मुख्य लक्ष्य। लिखा। नेक्स्ट चीज, स्टेम सेक्टर में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। स्टेम, STEM लिख लो। स्टेम में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। बताओ, S फॉर क्या होगा, T फॉर, ठीक है, E फॉर इंजीनियरिंग, और M फॉर, हाँ मेडिकल नहीं है, मैथमेटिक्स है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इनमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। चलो नेक्स्ट लिख लो। हमें MP के अंदर PhD और रिसर्च स्कॉलर का कल्चर बढ़ाना है। PhD और रिसर्च स्कॉलर, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, IoT, 5G, मेटावर्स, इनको प्रमोट करना है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, IoT, मेटावर्स, 5G को प्रमोट करना है। लिखा। और कंक्लूजन में लास्ट में लिख सकते हो कि इसके लिए सरकार क्या करेगी कि जो भी अपने यहाँ पे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है जैसे IIT, इन सबसे अपन टाई अप करते जाएंगे। चलो, कितने लोग पेपर पढ़ते हैं डेली? ऐसे हाथ उठा लो। जो पढ़ रहा है मतलब अच्छी बात है, जो नहीं उठा रहा है वो शर्माने वाली बात है। चलो, परसों का पेपर में कुछ याद आया कि एक बड़ा सा आर्टिकल आया था, IIT इंदौर के साथ एक टाई अप हो चुका है। जो भी अपने क्या है, 6 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है टोटल। ऐसे तो बहुत सारे कॉलेज हैं बट बहुत सारे गवर्नमेंट फंडेड हैं, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं प्रॉपर। तो जो 6 गवर्नमेंट कॉलेज है ना, इन कॉलेजेस से ना हर साल 50 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और इन 50 बच्चों का एक सेमेस्टर की पढ़ाई कहाँ पे होगी, IIT इंदौर में, उनके बच्चों के साथ। कि 10 बच्चे मैकेनिकल के, 10 बच्चे सिविल के, 10 बच्चे IT के, और ये सब कहाँ पे जाके पढ़ेंगे एक सेमेस्टर तक, IIT इंदौर में, ताकि इनका उनके जैसा नॉलेज डेवलप हो, या इनको समझ में आ जाए कि वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ हो रही है जो हमारे यहाँ पे नहीं हो पा रही है। तो भी किसका पार्ट है अपने यहाँ पे, इस पॉलिसी 2022 वाली का। चलो 11 मार्कर पे आ जाओ। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और सबसे पहले कीवर्ड को उठाओ। तो कीवर्ड क्या हो चुका है, क्या हो चुका है, डिस्कस, ठीक है। अब यहां पे देखो कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं अब, लेकिन सिर्फ किस चीज के लिए, डिफेंस के लिए। तो ये ओपन डायमेंशन है कि क्लोज है, ओपन की क्लोज, ओपन कैसे दिख रही है, क्लोज हो गई ना। सिर्फ अपन को स्पेस का किसमें सेक्टर लिखना है, डिफेंस के फील्ड में। तो क्या लगता है कंटेंट कम होगा कि ज्यादा होगा? तो अपन बढ़िया सा क्या देंगे, 4-5 लाइन का। तो अब थोड़ा सा सोचो, इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो कैसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हो? चलो थोड़ा सा अपन एक कहानी सुनते हैं पहले, बहुत ही प्यारी सी, 10 सेकंड में तो मुझसे पूरी कहानी याद आ जाएगी। याद करो जो कारगिल वॉर हुई थी उससे रिलेटेड 4-5 मूवियाँ सबने देखी होंगी। तो तुम्हें लगा नहीं यार कि बहुत ही बेवकूफ़ी वाला डिसीजन था कि वो मिसाइल छोड़ रहे हैं, वो ऊपर से तोप छोड़ रहा है, अपन भी नीचे से तोप छोड़ के चढ़ के जा रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते थे क्या, सीधा ड्रोन जाता वहाँ पर निपटा के आ जाता, इतनी मेहनत ही नहीं होती। पहला तरीका। सेकंड तरीका, मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, मिसाइल जाती सीधा ठोक के आ जाती। थर्ड तरीका, एक एयरफोर्स वाले जाते हैं वहाँ से ऊपर गोला फेंकते हैं, नीचे आ जाते हैं। ऐसा कुछ लग रहा है, नहीं लगता है सुनने पर? तो अपन डायरेक्ट ऊपर क्यों नहीं पहुँच पाए? किस चीज़ की कमी थी अपने पास, बताओ किस चीज़ की कमी थी? लोकेशंस। तो लोकेशंस क्यों नहीं थी अपने पास? सैटेलाइट नहीं थी। सैटेलाइट किसके पास थी?
यूएस के पास सबके मोबाइल में जीपीएस। टीवीएस ने डेटा दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया था। अब लेकिन सोचो यदि नेविक सिस्टम होता, नेविक सबने नाम सुना है, यदि नेविक सिस्टम होता तो क्या लगता है इतनी लड़ाई खिंच पाती क्या? पता चलता उन्होंने कब्जा किया है, सैटेलाइट से जूम कर करके देखते हैं और वो पबजी टाइप का चालू हो जाते हैं, 4 ड्रोन जाते हैं, 10-15 मिनट में खत्म हो जाता है, तो हमें पता भी नहीं चलता कि कारगिल जैसी कोई वॉर हो चुकी है। तो ऐसा अपन इंट्रोडक्शन चालू कर सकते हैं इस चीज़ से क्या, कि इंडिया की जो डिफेंस फील्ड में हमारे पास जो रिलायबिलिटी आई है या जो कॉन्फिडेंस आया है उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? स्पेस सेक्टर का। तो अपन थोड़ा सा एक पॉजिटिव इंट्रो लिख देंगे ताकि आदमी को लगे कि हाँ ये आदमी अवेयर है, इसको बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर अपन उसका एक एक चीज़ का ब्रेकअप करते जाएंगे। चलो बता दे जाओ पहला पॉइंट कि सबसे पहला रोल इसका चीज़ का किस चीज़ में है। आर्मी वाले की मूवी देखी है, एक ऑफिसर होता है, उसके बाजू में एक और रहता है जिसके पास मोबाइल रहता है, तो वो काम काई के लिए होता है? कम्युनिकेशन के लिए। आजकल देखा है किसी आर्मी वाली मूवी में कि वो एक आदमी दौड़ रहा है, हाथ पे एक छोटी सी डिवाइस बनी होती है, तो सबसे ज़्यादा हेल्प इसरो ने किसमें की? डिफेंस में हमारी कम्युनिकेशन को बढ़ा दिया है कि जो फार फ्लंज एरियाज थे, दूरस्थ स्थल, अब वहां तक हमारा कम्युनिकेशन बहुत आराम से हो जाता है। सेकंड चीज, सर्विलेंस की कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। लिख लो सर्विलियंस। सर्विलियंस मतलब तुमने सुना होगा कि पाकिस्तान बॉर्डर पे अब दिन भर नहीं घूमते हैं, हमारे सैटेलाइट के थ्रू हम देखते रहते हैं कहां पे क्या मूवमेंट हो रहा है, हर चीज को ट्रैक करके। अगली चीज नेविगेशन। नेक्स्ट रिमोट सेंसिंग। बताओ रिमोट सेंसिंग से हमें कैसी हेल्प मिल जाती है? दुश्मनों के ट्रूप्स की मूवमेंट को हम डिटरमाइन कर लेते हैं, उनका जो भी बंकर बन रहा है या जो भी उन्हें सामान ला के रखा है तुरंत दिख जाता है हमारी रिमोट सेंसिंग से। चलो अगली हेल्प बताओ जिसमें इसरो ने हेल्प किया है। नाविक हो गया, लिख लो अगला। मिसाइल टेक्नोलॉजी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो भी हैं वो सब किसकी हेल्प से बनती है? इसरो की हेल्प से, क्योंकि भाई हमारे लिए प्रिसाइज डेटा दे पाता है कि हमारे लिए कितना प्रोजेक्टाइल मोशन पे ले जाना है, तब टारगेट हिट हो पाएगा। हाँ मिशन शक्ति लिख लो, जो अपना एंटी सैटेलाइट मिशन था। हाँ हल्के लड़ाकू विमान, वो इसरो का हो जाएगा, ना कि वो डायरेक्ट लिंक नहीं हो पाएगा वो वाला। चलो एक चीज बन रहा है, लिख लो प्रोजेक्ट कौटिल्य। बेसिकली क्या है कि ये ना ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम है। अभी क्या होता है, ड्रोन अपने आ जाते हैं वापस चले जाते हैं, पता चलता नहीं है। तो अब अपने यहाँ पे क्या होगा ना, सैटेलाइट बेस्ड EMT रेडिएशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो क्या होगा, जब भी कोई सैटेलाइट आएगी तो EMT रडार क्या करेगी, इसको डिटेक्ट कर लेगी। अब जैसे ये फोन है तो फोन में पूरी की पूरी चिप चल रही है मल्टीपल टाइप की, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, आपने एक पर्टिकुलर टाइप के सिग्नल छोड़ोगे जिससे इसका सिग्नल जो मिल रही है वो क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ इसकी ब्लॉक हो जाएगी और हमारा कोई ड्रोन काम नहीं कर पाएगा। तो लिख लो प्रोजेक्ट कौटिल्य लिख लिया, उसमें लिख लो कि अपन बेसिकली मैग्नेटिक रेडिएशन वाले सैटेलाइट्स बनाएंगे जिसके थ्रू ड्रोन्स को अपन डिसफंक्शनल कर सकते हैं। गगन डिफेंस के लिए नहीं है, वो बेसिकली अपना फ्लाइट के पाथ ट्रैकिंग के लिए है। अरे उसका रीजन दूसरा, वो तो सिक्योरिटी चेकअप्स बढ़ गए हैं, मतलब गगन से क्या ही फर्क पड़ेगा। कौन सा? भुवन। भुवन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। चलो और लास्ट लिख लो साइबर सिक्योरिटी, लास्ट डायमेंशन साइबर सिक्योरिटी। चलो अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो।
अब यहां पे देखो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहा है, कुछ इनडायरेक्टली पूछ रहा है। इनडायरेक्टली पहली चीज समझ में आ गई है। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि जब हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ाया है तो आईटी पे उसका क्या इफेक्ट आया है, किस पे इफेक्ट आया है, आईटी पे। तो हमें बेसिकली क्या बताना है, आईटी के बारे में बताना है। लेकिन हमें आईटी के बारे में कैसे बताना है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ साइंस और टेक डेवलप हुई है वैसे वैसे क्या डेवलप होता गया हमारे यहाँ, आईटी। अब ये जो प्रभाव हैं क्या लगता है सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकते हैं कि एक ही होंगे। तो हमारे क्वेश्चन के एक पार्ट है कि दो पार्ट है, तो एक सकारात्मक और दूसरा कौन सा हो जाएगा। चलो तो पहले सकारात्मक वाली डायमेंशन पे आते हैं। तो सबसे पहला इंपैक्ट तुम्हारे हिसाब से क्या आया है जिसकी वजह से अपन सबकी जिंदगी चल पा रही है आज की हालत में। हाँ ठीक है, तेज संचार हो गया, चलो पहला लिख लो। सेकंड इंटरनेट, नेक्स्ट डिजिटल क्रांति या डिजिटल रिवॉल्यूशन आ चुका है। नेक्स्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी, बताओ ऐसा कोई तरीका जिससे तुम डेटा को स्टोर कर पाओ बिना मोबाइल में रखे। लिख लो अगला क्लाउड कंप्यूटिंग। ऐसा हो सकता है क्या मैं लाइट से बोलूं थोड़ा सा धीमे हो जाओ और लाइट हो जाए। हाँ क्या हो जाएगा ये, इंटरनेट ऑफ दी थिंग्स। चलो और कुछ जिसकी वजह से तुम दोस्त वो सबसे कनेक्ट हो पा रहे हो आजकल, सोशल मीडिया। लिख लो नेक्स्ट कौन सा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लिख सकते हो, लिख लो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक चीज और हुई यार, थोड़ा सोचो कि तुम जगह जगह जाते हो, किसी छोटी सी दुकान पे चले जाओ, बड़ी दुकान पे चले जाओ, तो क्या तुम्हें दिखा मिल जाता है, पेटीएम, फोन पे। तो ये सब किसके पार्ट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के। कि पहले ना फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे कोई चीज ही नहीं थी अपने पास, अब कम से कम फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हो चुका है ढंग से। चलो अब लेकिन इससे कुछ गलत प्रभाव भी आए हैं। सबसे पहला प्रभाव क्या आया, अपनी क्या खत्म हो चुकी है जीवन में, निजता या प्राइवेसी। लिख लो सबसे पहला प्रॉब्लम किसके आई है, अपनी प्राइवेसी पे। सेकंड चीज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ गए हैं, या साइबर सिक्योरिटी के नए नए खतरे आते जा रहे हैं सामने डेली। चलो थर्ड चीज सोचो, आज की हालत में हर आदमी इक्वल है कि अनइक्वालिटी बहुत बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। दो आदमी 8 घंटे काम कर रहे हैं, एक कंप्यूटर पे और एक बेचारा आदमी मशीन पे, ज्यादा सैलरी किसको मिल रही होगी। तो इसको क्या कौन सा डिवाइड बोलते हैं, तो अगला लिख लो डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी समस्या आज अपने सामने आती है, जिसकी वजह से किसी आदमी का भविष्य, कैरियर सब खराब हो सकता है, फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल एडिक्टिव पॉइंट लिख सकते हो कि ये सारी चीजें एडिक्टिव हो जाती हैं, कि ये बेसिकली आदतों का पार्ट बन जाती है आदमी का। कौन सा, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, बिल्कुल। चलो और लास्ट लिख लो, और डायरेक्टली वो अपन इसलिए नहीं बोल पाएंगे कि वो एक पार्ट है, बट बहुत छोटा पार्ट है। बताओ ऐसा होता है क्या, तुमने कोई फोटो डाली है, फिर तुम्हारी फोटो किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर 4 ग्रुप में उसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, इस सबको अपन क्या बोलते हैं,
नहीं, प्राइवेसी वाला कंसर्न तो है ही, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? ऑनलाइन हरासमेंट एंड ट्रोलिंग। ऑनलाइन हरासमेंट एंड ट्रोलिंग। कैसा हो चुका होगा ना एक आध बार कि कहीं तुम शादी विवाह में गए हो और किसी ने कुछ भी इधर उधर ऐसा करके फोटो खिंचा दी, पूरे परिवार के ग्रुप में चल रही है, ये देखो कैसा लग रहा है, ये देखो कैसा लग रहा है। अपन तो हंस के फ्री हो जाते बेचारे, उस आदमी से पूछो यार उस पर क्या बीतती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण संरक्षण में इसके योगदान की विवेचना कीजिए। चलो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं? एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट? कितने पार्ट हैं? तीन पार्ट। कौन कौन से प्रकार? ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलो अब इस क्वेश्चन को अपन सही से फिर पढ़ते हैं। अब वहां पे पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए कि आप क्या समझते हैं। यदि ये लिखता परिभाषित कीजिए तो आंसर बड़ा रहता कि छोटा हो जाता? पहला पार्ट छोटा हो जाता। अब उसने बोला क्या समझते हैं, तो ये क्लोज एंडेड है कि ओपन एंडेड? तो हमारा आंसर का पूरा एक पेज किस पे जाएगा? जैव प्रौद्योगिकी से क्या समझते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, कितने टाइप की हो सकती है, ये सारी चीजें अपन लिखेंगे। तो लिख लो कि जो पहला पार्ट है जो समझते हैं ना, वो ओपन एंडेड हो गया। तो वहां पे अपन जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बताएंगे और साथ साथ में ये भी लिखेंगे कि कितने टाइप की हो सकती है, और एक दो टाइप को डिफाइन करना है। कुछ याद आ रहा है? कुछ ग्रीन बायोटेक, ब्लू बायोटेक, पिंक बायोटेक, बस दो तीन चार टाइप को डिफाइन कर देना। चलो अब इसके अपन योगदान को देखते हैं। तो सबसे पहला योगदान कौन सा है तुम्हारा पर्यावरण संरक्षण में? इंदौर में जो बहुत ज्यादा हो रहा है, कौन सा मैनेजमेंट हो रहा है? वेस्ट मैनेजमेंट, पहला लिख लो। फिर लिख लो अगला बायोपेस्टिसाइड्स। चलो ऐसा कुछ नाम सुना है कि कुछ अपने फंगी और एल्गी होते हैं जिनको अपन किसी एनवायरनमेंट में डाल देते हैं तो वो उसको खा खा के उसको साफ कर देती है? बायो रेमेडिएशन। ठीक है, लिख लो। हिंदी में क्या बोलेंगे? जैव उपचार। जैव उपचार। चलो आजकल गाड़ियों में कुछ पॉल्यूशन फ्री फ्यूल्स के नाम सुने? तो इनको कौन सा फ्यूल बोलते हैं? बायोफ्यूल्स। अगला लिख लो बायोफ्यूल्स। नेक्स्ट बायो इंफॉर्मेशन। बायो इंफॉर्मेशन। कुछ बायो सेंसर्स के नाम सुने कि पर्टिकुलर टाइप का पेड़ होता है, वो बता देता है पॉल्यूशन कम हो रहा है, बढ़ रहा है। ये सब किसके पार्ट होते हैं? बायो सेंसर्स, बायो इंफॉर्मेशन के। चलो लास्ट लिख लो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओस बोलते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। लिखा? चलो अब दो तीन नेगेटिव और लिख लो कि जो नेगेटिव चीजें हैं इनसे, कि बायोटेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट क्या है। सबसे पहली चीज तो अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर कंटामिनेटेड हो चुका है या जीन्स प्रदूषित हो चुके हैं। तो जीन्स के प्रदूषित होने से क्या होता है? सुपर डिसीजेस बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 कि एकदम से नई बीमारी आ गई, मैं पता ही नहीं था किसकी वजह से आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। सेकंड चीज कि जो चीजें हमने नहीं सोची हैं उस टाइप की घटनाएं घटित हो जाती हैं।
अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस हो जाते हैं, बिना सोची समझी घटनाओं घटित होना। नेक्स्ट लिख लो, इमरजेंस ऑफ न्यू डिसीजेस हो रहे हैं, नई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। लिखा, और लास्ट में कंक्लूजन क्या लिख देंगे कि अपितु नेगेटिव, इनकी बुराइयों की जगह या नकारात्मक की जगह इसके सकारात्मक एस्पेक्ट बहुत बड़े हैं और इनको और रिसर्च डेवलपमेंट के थ्रू और हम विकसित कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का आंसर हमें कंक्लूड हमें से क्या करना है, पॉजिटिव वे में। चलो यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब अगली चीज़ तुम लोग को क्या करना है कि सब आपस में कॉपियाँ बदल लो एक दूसरे की, और एक दूसरे की कॉपियाँ देखो 5-10 मिनट, उससे तुम्हें पता चलता है कि हमसे अच्छा कोई क्या लिख पा रहा है और हम अपनी कॉपी में क्या कर सकते हैं। कॉपियाँ चेंज कर लो।